हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 12th का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम होता है बायोमोलिकुल्स, जैव अणु, इस चैप्टर की आज से अपन स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बायोमोलिकुल्स क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बायोमोलिकुल्स होता है, उसका क्या उपयोग है ना। हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इस तरीके की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होती है तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखो, स्टार्ट करते हैं जैव अणु। तो सबसे पहले हम लोग जैव अणु की परिभाषा देखते हैं कि जैव अणु वास्तव में होते क्या है। जैव अणु की बात करें तो जैव अणु विज्ञान की वह शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन क्या काम करते हैं, जैव अणु तथा जैव अणु में जो जैव अणु की जो भूमिका है, उसकी तंत्रिका है ना। जैव अणु में जितनी भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती है उन सभी चीज़ों का क्या करते हैं अपन, अध्ययन करते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। ठीक है, जैव भूमिका तंत्र में उपयोग में आने वाली जितनी भी चीज़ें। तो हम यहाँ पर किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहली बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सेकंड बात करने वाले अपन प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, विटामिन के बाद में एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। इन सभी को पर्टिकुलर एक एक चीज़ों को एक साथ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पढ़ेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट फिनिश करेंगे, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर विटामिन, फिर एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, लिपिड, हार्मोन्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पर A to Z तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल वगैरह सब। ठीक है, तो एमिनो एसिड, ठीक है, इनके भी बारे में बात करेंगे। ये प्रोटीन के बहुलक होते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल जिसे अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर मैं इन सभी की बात करता हूँ तो ये हमारे जीवन का आधार बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग आज अगर हम लोग जिंदा हैं तो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, विटामिन, प्रोटीन, इन सभी को हमारे शरीर को आवश्यकता जरूर पड़ती है ना। सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी चीज़ के हमारा जीवन संभव है। इन सभी चीज़ों के हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन पूरा कार्बोहाइड्रेट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यार नाम से स्पष्ट है, कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब, इसको इंग्लिश में अगर लिखूं मैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखा जाए तो कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट का मतलब ये होता है, ये हो गया कार्बन, और हाइड्रेट मतलब उसके जल के अणु को अपन क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता था बेटा, ये होता था CxH2OY। पहले होता था, क्या अभी नहीं होता? अभी भी होता है, CxH2OY। ठीक है, तो कार्बन के हाइड्रेट को अपन क्या कहलाते थे? कार्बोहाइड्रेट। X और जो Y होती है वो अणुओं की संख्या होती है कि कार्बन के कितने मोल होंगे, कितने अणु होंगे, और जल के कितने अणु होंगे। ठीक है, जैसे आपको एक जाना माना प्रचलित कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा, ग्लूकोज। पता है? ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है क्या होता है बेटा? C6H12O6। तो आप बोलेंगे कि सर ये किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसे कार्बन के हाइड्रेट कहलाए, वो बताइए। तो देखो, अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं तो ग्लूकोज इस सामान्य सूत्र का पालन करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट है। कैसे? ध्यान से समझना। अगर मैं कार्बन की संख्या 6 ले लूँ और H2O की संख्या भी कितनी ले लूँ? 6। मल्टीप्लाई करो यार, C6 तो है, H 6 2 नहीं 12, और ऑक्सीजन 6, बन गया C6H12O6। तो बताओ क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, ग्लूकोज उसी प्रकार बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। गैलेक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है, गोंद, ये सभी कैसे एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा कुछ ही तक सीमित रही। उसके बाद में ये परिभाषा हमारी यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से समझना, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इस सामान्य सूत्र का पालन नहीं करते, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस सामान्य सूत्र का पालन करते हैं, कुछ ऐसे अनुसूत्र होते हैं जो इस सामान्य सूत्र का पालन करते हैं फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, SCHO। अब इसको ध्यान से देखो यार, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, CH2O। देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1। देखो इसको X की वैल्यू 1 ले लेते हैं, H2O की वैल्यू कितनी ले लेंगे, X का मान कितना हो गया 1, Y का मान कितना हो गया। ये इस सामान्य सूत्र का पालन कर रहा है, बताओ। लेकिन क्या फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में। एक हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरी बात करते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH। ध्यान से देखो यार इसको, CH3COOH को, कार्बन कितना है बेटा 2, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो CH2O C2H2O का होल ट्वाइस। देखो ध्यान से लिख रहा हूँ, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। बट ये एसिटिक एसिड भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है। मतलब ये बात समझ में आती है कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो इस सामान्य सूत्र का पालन करते हैं फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो इस सामान्य सूत्र का पालन नहीं भी करते फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होते। तो ऐसा कौन सा यौगिक है? एक है आप लोगों के पास रेमनोज। किसकी बात किया मैंने? रेमनोज। इसका जो अनुसूत्र होता है बेटा ये होता है C6H, एक मिनट, C6H5, सॉरी H12O5, C6H12O5। ये रेमनोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी बताओ इस सामान्य सूत्र का पालन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये समझे हमने कि कार्बोहाइड्रेट जो इस सामान्य सूत्र का पालन नहीं करते, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो इस सामान्य सूत्र का पालन नहीं करते फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, और कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो इस सामान्य सूत्र का पालन करते हैं फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि कार्बन के हाइड्रेट को ही कार्बोहाइड्रेट कहना उचित नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होती है हम ये देखेंगे। तो हम ये कहते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। इस आधार पर अपन ने अब दूसरी नई परिभाषा ये दी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, ठीक है। देखो मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये होते बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, या क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब आपके दिमाग में जैसे जैसे मैंने ये लिखा है वैसे वैसे चीज़ें सेट होनी चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी, बताओ क्या होगा ये, कीटोन। तो सबको ये पता होना चाहिए बेटा कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है और कीटोन ग्रुप क्या होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो C+O और बोलो H। बताओ ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड। अगर मैं कीटोन की बात करता हूँ तो कीटोन में CO भी लिखते हैं आप लोग, या इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कार्बन की 4 संयोजकता दर्शाते हुए C+O। बताओ ये कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे OH ग्रुप उपस्थित होंगे, बहुत सारे OH ग्रुप उपस्थित होंगे, और बहुत सारे इसमें भी कौन से ग्रुप उपस्थित होंगे। तो समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। उसमें एक तो एक बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होगा, या बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में कौन सा कीटोनिक ग्रुप कैसा होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि अब सर इसमें बताइए कि ग्लूकोज में कैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखेंगे, और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखने के बाद पर्टिकुलर एक एक कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनकी अपन संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक एक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की क्या संरचना होती है, लैक्टोज की क्या होती है, फ्रक्टोज की क्या होती है, माल्टोज की क्या होती है, सुक्रोज की क्या होती है। इनकी दो संरचना होती है, एक होती है सामान्य संरचना और एक होती है हावर्त संरचना। हम उन दोनों संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख ले, ठीक है, नोट करो। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से समझना बेटा कि कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो जल अपघटन के आधार पर इन्हें हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं।
एक होता है आप लोगों का मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। मतलब किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। ठीक है, अगर मैं जल अपघटन के आधार पर बात करता हूं तो इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला सेकेराइड के रूप में, किसके रूप में? सेकेराइड के रूप में। दूसरा आप लोगों का अब किया जाता है अपचाई, या हम इसको बोलते हैं अपचाई या अपचायक या अनअपचायक, अपचायक या अनअपचायक शर्करा के रूप में, शर्करा के रूप में। और जो तीसरा वर्गीकरण किया जाता है बेटा, ये किया जाता है शर्करा तथा अशर्करा के रूप में। किसमें? शर्करा या अशर्करा के रूप में, अशर्करा के रूप में। ये जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला वर्गीकरण अपन देखते हैं सेकेराइड के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? चलो ध्यान से देखो, सेकेराइड, सेकेराइड्स के रूप में, है ना। देखो सेकेराइड के रूप में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से? 3। पहला होता है बेटा आप लोगों का मोनोसेकेराइड। कौन सा? मोनोसेकेराइड, सेकेराइड। दूसरा होता है आप लोगों का ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और जो तीसरा होता है बेटा, यह होता है आप लोगों का पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेकेराइड्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, और पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है। मोनो, जैसे कि नाम से स्पष्ट है यार, मोनो का मतलब होता है एक, जो जल अपघटन पर एकक इकाई से या जो एकक इकाई से मिलकर बने होते हैं तो उसे बोलते हैं अपन मोनोसेकेराइड। ठीक है, और प्रकृति में मोनोसेकेराइड की संख्या लगभग 20 ज्ञात है। कितनी है? 20। ये प्रकृति में 20 अब तक ज्ञात है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ओलिगोसेकेराइड की, तो ये क्या होते हैं, जल अपघटन पर 2 या 2 से अधिक क्या काम करते हैं, मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, या 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ देते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं क्या, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, जल अपघटन पर 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं तो इसे अपन बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाइसेकेराइड, अगर 2 इकाई देंगे तो डाइसेकेराइड, 3 इकाई देंगे तो ट्राइसेकेराइड, 4 देंगे तो टेट्रा। ठीक है, ऐसे बढ़ते चलते हैं। पॉलीसेकेराइड का मतलब ये होता है बेटा, जो जल अपघटन पर 20 से अधिक, किससे अधिक, 20 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं तो इसे अपन बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड समझ में आया, जो जल अपघटन पर केवल एक एकक इकाई से मिलकर बने होते हैं तो इसे अपन मोनोसेकेराइड बोलते हैं। जो 2 या 2 से जल अपघटन पर 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाई देंगे तो इसे अपन बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और एक होता है आपका पॉलीसेकेराइड, जो कितने से, 20 से अधिक जल अपघटन पर जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं तो उसे अपन बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब इसमें आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि मोनोसेकेराइड के कौन से एग्जाम्पल हैं, या एग्जाम्पल दे देगा और बोल देगा कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो याद रखना इसको, ग्लूकोज, यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, और एक होता है आपका राइबोस। क्या होता है? राइबोस। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, तो इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6। लेकिन राइबोस में 5 कार्बन परमाणु होता है। कितना कार्बन परमाणु होता है? 5। ठीक है, अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं, GGFR, GGFR। तो आपको अच्छे से याद रहेगा, शॉर्टकट में GGFR, ये मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है। ठीक है, GGFR। ठीक है, ये इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6। आपको पता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का एक ही सूत्र होता है, C6H12O6। ये तीनों का एक ही फार्मूला होता है। इसका C5H12O6 ऐसा कुछ होता है, C5H12O6। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का राइबोस। बात करते हैं बेटा अपन, सुनो, बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड के बारे में।
हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो, नहीं बताओ, कोई डाउट? सर मतलब तीनों के सूत्र तो सेम ही है, सेम है, हाँ, उनकी संरचना अलग अलग होती है ना। ग्लूकोज जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, ठीक है। तो उनकी संरचना के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं बेटा, तो ये होता है, एक होता है सुक्रोज, क्या होता है, सुक्रोज, एक होता है लैक्टोज, और तीसरा होता है बेटा इसका माल्टोज, क्या होता है, माल्टोज। ये एग्जाम्पल याद रखना है। सुक्रोज दो जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ देता है, कौन कौन सा, एक देता है ग्लूकोज प्लस साथ में देता है ये फ्रक्टोज, ठीक है। जल अपघटन पर ये दो चीज़ें देता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। लैक्टोज जो होता है बेटा ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देता है, जल अपघटन पर ग्लूकोज प्लस, बताओ, गैलेक्टोज। रही बात किसकी, माल्टोज की, तो ये दो ग्लूकोज की इकाइयाँ देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, समझ लो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, माल्टोज, ठीक है। इसको अगर याद रखने की ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इनको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये SLM, ठीक है, सलाम नहीं, मेरा नाम पढ़ लेना, मिस्टर श्याम लिल्लारे, मिस्टर श्याम लिल्लारे, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, तो आप एम को पहले लिख लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हेट्रोलेप्टिक और एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड और एक होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। लेकिन उसमें दोनों को आप किसी को भी याद रखो, होमो और एक होता है हेट्रो, ठीक है। इसके दोनों के एग्जाम्पल याद रख लेना है। ये होता है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, स्टार्च। यहाँ पर सेमी सेल्यूलोज और एक होता है बेटा आप लोगों का स्टार्च। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो गोंद, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इनके होते हैं। तो आपको डायरेक्ट परीक्षा में कैसा पूछा जाता है कि सुक्रोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। फ्रक्टोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या फिर पॉलीसेकेराइड, या फिर और कोई सेकेराइड का नाम दे देगा, ठीक है, दे देगा। गोंद निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च किसका उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज की दो एकक इकाई से मिलकर बनने वाला सेकेराइड का क्या नाम है, तो ग्लूकोज के दो एकक इकाई से मिलकर बनने वाला कौन है, माल्टोज है। ऐसे एक अंक में क्वेश्चन आते बेटा, है ना। और इस चीज़ को हमको याद करने के लिए इन चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा। इवन कंपटीशन एग्जाम में भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको याद रखिए, GGFR। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, मिस्टर श्याम लिल्लारे, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, सुक्रोज को कैसे याद रखोगे कि ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना है, तो देखो, अरे सुन लो, भगवान का शुक्र है, GF नहीं है। अरे भाई शुक्र है, GF नहीं है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ना है कि नहीं, अगर होती तो मैं यहाँ थोड़ी ना पढ़ाता, ठीक है। बात करते हैं दूसरी लैक्टोज की। तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, और दूध कौन पीता है, हाँ मैं बोले तो बच्चा, उसी से याद रखना है, बच्चा जी दूध पियो जी, बच्चा जी दूध पियो जी। तो दोनों जी से क्या आ गया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और माल्टोज को याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, टाइम में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है माल्टोज। तो हमको दो कन्फ्यूजन है, तो दोनों का सॉल्यूशन अपन ने निकाल लिया, ठीक है। SGF, ठीक है, शुक्र है, GF नहीं है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था हम लोगों का सेकेराइड के रूप में क्लासिफिकेशन। उसी प्रकार हम लोग अपचायक तथा अनापचायक शर्करा के रूप में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उसी प्रकार हम शर्करा या अशर्करा के रूप में क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। चलो नोट करो।